चलो स्टार्ट करें क्लास को। कल सब गंगा स्नान नहाए थे नहीं नहाए थे? नहीं नहाए थे सर, घर पे ही नहा लिया था। मैंने सुना कुछ लोग तो नदी में लौट रहे थे। अरे ब्रह्मचारी घाट पे, कौन सा घाट है तो? ब्रह्मचारी घाट है। नहीं पहुंचे सर, वहाँ भी नहीं पहुंचे। कहाँ गए थे? यार तेरा पेड़ मेरे पास है यार, उस दिन तो चला गया, बड़ा हिसाब से रखा, तुम मेरे साथ मिलाइए, वरना मेरा दिन पता नहीं रहता सुबह कहाँ चाहिए। लिखा नहीं था, ये क्या लिखा है देख ना, KG है ना, चित्र मैंने बनाया था ये वाला यार, बहुत अच्छे करके बनाया था। क्यों ये चित्र मैंने बनाया था यार, होगा पता नहीं वाले। ठीक है, स्टार्ट करें क्लास। ठीक है सर, लास्ट टाइम पे क्लास में हमने जो बात करी थी, हमने करी थी आइडियल गैस के बारे में, जो कि आइडियल गैस के बारे में बताया गया कि आइडियल गैस ऐसी होती है, ऐसी होती है, इन सब के बारे में हमने कल बात, परसों मतलब जब भी हमारी क्लास हुई थी लास्ट टाइम पे, उस टाइम पे हमने उन सब के बारे में बात करी थी। ठीक है, उसी की ये पीपीटी, पीडीएफ या पीपीटी जो चाहे वो बोलो, उसी की है। ठीक, तो एक एक बात हम पहले उसकी करते हैं, उसके बाद में हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहला रूल बता मुरलीधर, पहला रूल बता जो मैंने बताया था कि हाँ इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये आइडियल गैस है। कोई एक चीज बता। मिल नहीं रहा क्या? परसों नहीं आए थे? आया था सर। तो फिर इतने बताए थे, किस कोई एक बता दो, कितने बताए थे? 7 बताए थे। 7 बताए थे, कोई एक बताओ। हाँ बताओ पीछे, कोई एक रूल बताओ। मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम पे जब मैं क्लास छोड़ रहा था, तो मैंने कहा था मैं पूछूंगा भी क्लास में, ये बात बोली थी तुम लोगों से। तुम बताओ पीछे लड़कों, कोई एक रूल बताओ। हाँ है बिल्कुल। आप लोग लड़कियों नहीं पता, कभी सब दिमाग से उतर गया ना, तो बेकार ना हारिए सब। हाँ सब रह गया ऊपर। सबसे पहले तो ये बेटा, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत छोटे। ठीक है, दूसरा ये है कि जो पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है वो हम लोग एज कंपेयर टू, जिसमें गैस भरी हुई है उसके कंपेयर में कैसे लेते हैं? नेग्लिजिबल। ठीक है, आपस में ना हो कोई रिपल्सन फोर्स लगता है, ना ही कोई अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और जो कोलिजन होता है वो हमारा इलास्टिक होता है। जब ना अट्रैक्शन लगा है ना रिपल्सन लग रहा है, गुड आफ्टरनून, जब रिपल्सन नहीं लग रहा है, अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, तो उसके अंदर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, यही सब तो मैंने बताया था। देखो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। एक एक करके मैंने सभी चीज डिफाइन करी थी, ऐसा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? टेम्परेचर। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अगर मेरा टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो मेरी रहती थी कांस्टेंट। दूसरा जो प्रेशर लगता है, तो जो कोलिजन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, तो वो दीवार से जब टकराते हैं तो दीवार से टकराने पर जो कोलिजन होता है, ठीक है, दीवार से टकराने पर फोर्स जनरेट होता है, फोर्स से ही प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, प्रेशर जनरेट होता है। तो जो प्रेशर जनरेट होता है उसके कारण जो प्रेशर है वो जो मॉलिक्यूल्स दीवार से टकराते हैं उसके कारण उत्पन्न होता है। ठीक है,
और मैंने ये भी बताया था कि डिफरेंट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है, लेकिन जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो तुम्हारी क्या रहती है, सेम रहती है, वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, इन सब बातों की मैंने बात करी थी, करीबन 10 मिनट मैंने तुम लोगों को ये सब बातें बताई थी, सब भूल गए। अब देखो बेटा, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, ये मैंने पीपीटी आप लोगों को सेंड भी कर दी थी ग्रुप में, उसी दिन सेंड कर दी थी। देखो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, मेरे पास में कोई आइडियल गैस है, उसके कारण कितना प्रेशर लग रहा है। तो सबसे पहले प्रेशर के लिए देखो, सर मैंने एक क्वेश्चन आज किया था, तो उसमें पूछा था कि आइडियल गैस के लिए लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है। हाँ, वो उसकी लिमिटेशन है कुछ, ठीक है। अब देखो एक बात देखना कि सबसे पहले तुमसे पूछा गया कि एक मेरे पास में कोई आइडियल गैस है, ठीक है, आइडियल गैस के लिए प्रेशर क्या है। सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, एक मैंने कोई बर्तन ले लिया, कोई भी, ठीक है, कोई मेरे पास में मैंने कोई 3D बर्तन ले लिया, इस 3D बर्तन के अंदर मैंने गैस भर दी, जब गैस बनी तो गैस पर क्या लगेगा, प्रेशर। अब तुम सोचना, मान लो इसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ क्या है, मॉलिक्यूल्स, और हर एक मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो मैंने माना है स्मॉल m, हर एक मॉलिक्यूल्स का मास क्या हो गया, स्मॉल m। तो जो अगर मैं टोटल मास की बात करूं तो टोटल मास हो जाएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल M, ठीक है। अब तुम देखो कैसे, जैसे मैंने कहा तुम लोगों की क्लास में 50 बच्चे हैं और हर एक का मास 10 किलोग्राम है, तो मैं कहूंगा बताओ पूरी क्लास का टोटल मास क्या है, तो तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो भाई यहीं पर हो गए प्रेशर में, यहाँ पर ये क्या हो गया मेरा टोटल मास, ठीक है, और ये क्या है BRMS, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मैंने कल बताई थी √3RT/m होती है, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पर प्रेशर ऐसे ही 1/3, ये टोटल मास हो गया अपॉन वॉल्यूम, और ये हो गया BRMS का स्क्वायर। अब बेटा देखो मास अपॉन वॉल्यूम, ये होती है हमारी डेंसिटी, तो ये हो गई, तो हमारे पास में जो प्रेशर लगता है तो वो दो कंडीशन से, अगर तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और हर एक मॉलिक्यूल्स का मास पता है, और ये वॉल्यूम किसका है, इस चैम्बर का, जिस चैम्बर में मैंने भरी गई है, ठीक है। तो उससे फिर मेरा बी जो वॉल्यूम है वो गैस का है बेटा, चैम्बर का नहीं है, बी किसका है, गैस का, ठीक है, ये गैस का वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम। तो जो प्रेशर का फार्मूला होता है वो होता है 1/3 रो BRMS स्क्वायर। एक चीज तुम और देखना, हम लोगों ने, तुमने कभी फ्लूइड पढ़ा है, ठीक है, 11th में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी होगी, तो जो भी चीज फ्लो होती है वहां पर हम लोग हमेशा डेंसिटी लेते हैं, ठीक है, वहां पर मास नहीं लेते, वहां पर क्या लेते हैं, हमेशा डेंसिटी, फिजिक्स में हमेशा डेंसिटी ली जाती है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर डेंसिटी ले लूं तो 1/3 ये क्या हो गया, रो BRMS का स्क्वायर। अब क्या क्या चीज दी हुई है देखो, m क्या है, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल्स, किसी एक मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो है मेरा स्मॉल m। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। b है, b इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, और BRMS मुझको दिया हुआ है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, और रो क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। ये इस प्रकार से है। अब इसमें देखो यहाँ पर, ठीक है, तो तुमको यहाँ पर सिर्फ क्या याद करना है, यहाँ पर याद करना है जो प्रेशर लगता है, अगर मैंने कोई गैस भर दी किसी भी चैम्बर के अंदर, तो किसी चैम्बर के अंदर जो गैस भर दी तो उसकी जो दीवारें हैं, बस और कुछ याद नहीं रखना है, उसकी दीवार पर जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर का फार्मूला होता है 1/3 रो B स्क्वायर। जहां जो B होती है वो क्या होती है, BRMS, B क्या होती है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो यही तो मैंने लिखा था पीछे, अभी यही लिखा था पीछे, P = 1/3, ये देखो mn था यहाँ पर, तो मैंने m ऐसे लिख दिया n/b और साथ में, ठीक है। अब इसमें क्या करना गया, देखो ये mb स्क्वायर है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं
ऊपर, तो 2 से नीचे क्या करूंगा, डिवाइड। तो डिवाइड किया, mb² ऐसे ही लिख लिया और साथ में क्या कर दिया n/, ये मैंने इसलिए किया जिससे कि देखो 1/2 mb², ये मेरी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। इसे तुम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोलोगे। क्या बोलोगे, एवरेज। और तुम्हें पता है आइडियल गैस के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज नहीं होती। तो जो प्रेशर का फार्मूला है वो 2/3 काइनेटिक एनर्जी n/, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से समझो, अभी देखना बिल्कुल जो मैं कह रहा हूं वो याद करना है, बाकी तुम्हें थ्योरी से कोई मतलब नहीं। एक बात समझो, अगर क्वेश्चन में डेंसिटी और बीआरएमएस आ गया और तुमसे प्रेशर पूछे तो तुम क्या कहोगे सर जी, 1/3 रो BRMS²। अगर क्वेश्चन में तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दे दी, क्या दे दी, काइनेटिक एनर्जी दे दी, काइनेटिक एनर्जी दे दी, तब तुम प्रेशर कौन सा लगाएगा, 2/3 काइनेटिक एनर्जी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस। फिर हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा। अब देखो फिर अगले, अब देखो यही तो आ गया 2/3 n/b काइनेटिक एनर्जी, n/b काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब फिर से इन्होंने क्या किया, अगर मैंने वही m और n क्या होता था, टोटल मास, टोटल मास, स्मॉल m क्या था, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल्स का जो मास था वो क्या था मेरा, स्मॉल m। ये अगर मैं अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा फिर से मास हो गया 2/3 टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ क्या है 1/2 b², 1/2 b²। अब देखो मास अपॉन वॉल्यूम फिर से क्या हो गई, डेंसिटी। तो 1/3 यहाँ आ गया 1/2 रो, और ये हो गई डेंसिटी इनटू b²। ठीक है, सही है। अब देखो ये क्या वही तो लिखा है, अरे 2 से 2 काट दो तो 1/3 रो b², वही तो लिखा है। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन के अंदर मुझे डेंसिटी दी हुई है, किसकी डेंसिटी, गैस की। डेंसिटी क्या होती है, टोटल मास गैस का अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर डेंसिटी दी है, बीआरएमएस दिया है और तुमसे प्रेशर पूछ लिया तो ये वाला लगाओगे, सही है। और अगर काइनेटिक एनर्जी दी है, क्या दी है, काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी दी है तो क्या लगाओगे, 2/3 काइनेटिक एनर्जी n/b, तब तुम्हारा ये फार्मूला लगेगा। बाकी जो ऊपर जितनी भी चीजें हुई उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। ठीक है, कि कैसे क्या चल रहा है, कैसे क्या नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 रो b² क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये मेरे पास में ये है। उसके बाद देखो देखो बेटा, अगर मैंने कोई मोल्स ले लिए, ठीक है, अगर मैंने कहा तुमसे कि मेरे पास में मोल्स ऑफ द गैस है, 4 मोल्स ऑफ द गैस, 5 मोल ऑफ द गैस, ठीक, तो मेरे पास में जो प्रेशर का हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। देखो अभी तुम बताना, अभी मैंने पीछे क्या लिखवाया था, प्रेशर का फार्मूला बेटा 2/3 1/2 रो b², अरे एक तो लिखवाया था। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो वही तो लिखा हुआ है, ये वही तो लिखा हुआ है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 2/3 गुणा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये ई क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ई क्या है, एवरेज काइनेटिक पर यूनिट वॉल्यूम। अगर तुमसे कहे कितना प्रेशर होगा, कितना प्रेशर होगा, ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब तुमसे खाली पूछे एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, तो वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, वॉल्यूम से डिवाइड। तो मेरा जो प्रेशर होगा 2/3 E मोल अपॉन B, ठीक है। अब यहां पर यूनिट वॉल्यूम नहीं लिखोगे, अब क्या लिखोगे, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस। अच्छा,
तुमको एक बात पता होगी, ये 22.4 लीटर कब आता है? एसटीपी पर, ठीक है। एसटीपी पर क्या हो जाता है? 24, यानी कि 1 मोल जो मेरे पास में गैस होती है उसका जो वॉल्यूम होता है एसटीपी पर वो कितना होता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर होता है, ठीक है, 22.4 लीटर। अब फिर बताओ तुम लोग सोचो, सर मेरे पास में गैसेस है और मेरे पास जो क्वेश्चंस दिया है उसमें डेंसिटी और वेलोसिटी दी है, तो प्रेशर क्या होगा? डेंसिटी और वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी मतलब बीआरएमएस दिया है 1/2 रो बी स्क्वायर, वो तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई 2/3, क्या बोलोगे? 2/3 इंटू 1/2 रो बी स्क्वायर, ठीक है, ये बोलोगे तुम लोग। अभी तो मैंने तुमको पीछे बताया, देखो इतनी बार लिखा था, देखो 2/3 1/2 रो बी स्क्वायर। अगर तुमसे पूछ ले एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो 1/2 रो बी स्क्वायर, 1/2 रो बी स्क्वायर। अगर तुमसे पूछ ले एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ना लगाए, पर यूनिट वॉल्यूम ना लगाए, तो क्या लगाओगे? 2/3 एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फिर नीचे क्या लगाना पड़ेगा तुमको? वॉल्यूम। फिर देखो अगर तुमसे पूछे एवरेज काइनेट की तुमको कितना प्रेशर लग रहा होगा, कितना प्रेशर लग रहा होगा, और तुमसे दिया है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो तुम ये लगाओगे, सही है। और तुम्हारे लिए क्या है, क्वेश्चन में वॉल्यूम उसने दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, और तुमसे पूछेगा बताओ कितनी काइनेटिक, कितना प्रेशर लग रहा होगा। अगर तुमको एनर्जी दे रखी है तो P बराबर 2/3 E/B, ठीक है। और ये एसटीपी पर क्या होता है बेटा? 22.4 लीटर। ये केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं हम लोग, इसी को बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, कि एसटीपी क्या होता है, ठीक है, और कितने डिग्री टेम्परेचर होता है, कितना वॉल्यूम होता है, एवोगाड्रो नंबर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर याद आ रहा है कुछ? एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, कितना वैल्यू होती है? माइनस प्लस 24 तो कितनी होती है बताओ? 23। अरे तो कितनी छोटी सी बात है, ठीक है। ऐसे हाँ, ऐसे तो बताना भी नहीं चाहिए मुझे, तुम लोग से तब भी पूछ लियो मैं, ठीक है। अब देखो बेटा, सर जी अभी हमने जो प्रेशर की बात करी थी, सोचो अभी हमने प्रेशर की बात करी थी। प्रेशर होता है 1/3 mn अपॉन बी, साथ में BRMS का स्क्वायर। अगर मैं B को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा? PV होता है ना, PV इजकल टू, यहां क्या बचा? PV इजकल टू 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहां हो गया 2n अपॉन 3 1/2 MB। और तुमको पता है जब मैंने आइडियल गैस पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एनर्जी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर के। अब देखो जो मास है, एक मॉलिक्यूल्स का मास, वो तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट। 1/2 भी क्या है? कांस्टेंट। तो जो BRMS है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई? टेम्परेचर। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नियतांक आता है जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन। तो जो BRMS है वो BRMS का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है KBT के, ठीक है, KBT। KB क्या है? बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक। अब देखो इस इक्वेशन में हमने देखा कि PB इजकल टू 2/3 n 1/2 m, ऐसे ही B स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? KBT, ठीक है, KBT। अब देखो बेटा, और एक मोल के लिए अगर n बराबर 1 हो
तो पीवी किसके बराबर होती है? आरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ एन से मल्टीप्लाई ऊपर, एन से नीचे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ठीक है, देखो पीवी ये है मेरा, ये पीवी हो गया, ठीक है। और जो केवी है बोल्ट्जमैन न्यूटन, इसको हम लोग आर बटे एन भी बोलते हैं, आर बटे, और आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो मैंने आर बटे एन की जगह क्या लगा दिया? केवीटी, ठीक है। और केवी बराबर देखो दिया है आर अपॉन क्या होता है? एन। केवी क्या है तुम्हारा? बोल्ट्जमैन नियम। अब देखो तुमने जो ऊपर पढ़ा था वो तुम्हें याद रखना है, 2/3 1/2 रो बी स्क्वायर, अभी पढ़ा था, 10वीं बार बता चुका हूं ये बात, ठीक है, ये पढ़ा था। अब तुमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ना है, क्या याद रखना है? इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना याद रखना है कि जो BRMS है वो बराबर होता है तुम्हारा KV/T, ठीक है। केवी क्या है तुम्हारा? बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक। एक इतना ये याद रखना है, और दूसरा ये याद रखना है कि जो बोल्ट्जमैन नियतांक है वो R अपॉन क्या होता है? N होता है। बोल्ट्जमैन नियतांक होता है R बटे N, ठीक है। बस इतना याद रखना है, बोल्ट्जमैन नियतांक किसके बराबर होता है? R अपॉन N के। और जो पीवी है, पीवी बराबर क्या होता है? NRT, स्मॉल n होता है, स्मॉल NRT। यहाँ स्मॉल n ना होके क्या है? कैपिटल N इंटू KVT, KVT, ठीक है। यानी कि देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल टू NRT, ठीक है। तुम्हें क्या करना है? PV कैपिटल N, कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ, ठीक है। R की जगह पर क्या कर देना है? खाली KVT, ठीक है, KVT। जहां KV क्या है तुम्हारा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तुम्हारा क्या? अब मैंने कल जो बात करी थी तुम लोगों से, एक तो मैंने बात करी थी बी एवरेज की, बी एवरेज मेरा कितना होता था? हाँ सर, बी एवरेज जो मेरा था √8RT अपॉन πm, फिर क्या था? जो कितना था? 3RT अपॉन, फिर क्या था? जो कितना था? इसकी बात करी थी खाली मैंने, सिर्फ इसकी बात करी थी, ठीक है। चलो अब एक बात देखो, इसमें थोड़ा चेंजेस हम और देखें। अब देखो बेटा, अभी जो मैंने बात करी, जो बी एवरेज मेरा जो है √8RT अपॉन, अभी तुम बोले, अभी हम लोगों ने इसकी बात करी थी, अभी तुम लोग बोले, देखो ये पीछे बच्चों, केबी बराबर क्या होता है? R बटे केबी बराबर, और पीवी बराबर क्या होता है? NKVT। अब यहाँ देखो RT है, यहाँ क्या है? R की जगह पर हम लोग R बटे M, पाई M, ठीक है। अच्छा रुको, एक बात और समझना, एक बात समझना, देखो PV के इक्वल टू क्या होता है? NRT, PV इक्वल टू, अच्छा NRT, P मैं इधर ही रहने दूं, P मैं इधर रहने दूं, ठीक है, P इधर रहने दिया, और B भी इधर, N को मैं लिख सकता हूं क्या? मास अपॉन मोलर मास, साथ में RT, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास और साथ में। अब देखना बेटा, अगर मैं इस मास को नीचे लाऊं, ये जो मास है इसको कहां लाऊं? नीचे, तो ये मास कहां गया? यहां क्या बचा बेटा? RT अपॉन, ये बात समझ में आ रही है?
ये m क्या है? मास, मास है। और तुम्हें पता है मास अपॉन वॉल्यूम, अरे डेंसिटी बराबर क्या होता है? अब ये स्मॉल m वो मत कर देना कि सर जी एक एटम का मास है, ये एक एटम का मास नहीं है, पूरी गैस का मास होता है। ये क्या होता है? पूरी गैस का मास होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखो मैंने m/v की जगह क्या लिख दिया? रो। ठीक है, रो लिख दिया। ठीक है, और साथ में इधर क्या है? RT अपॉन, तो मैं चाहूं जो यहां पर लिखना RT/m लिखा हुआ है, इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं? P अपॉन, देखो RT/m की जगह, RT/m की जगह मैंने क्या लिख दिया? P अपॉन रो। तो अगर मैंने P अपॉन रो लिखा तो यही मेरा जो पहले √8 RT अपॉन पाई m था, उसकी जगह क्या हो गया? 8P अपॉन पाई। ठीक है, 8। ठीक है, ये हो गया। इतना थोड़ा सा लिख लेना, वो कल वाले में कल लिखा था उसके बराबर में थोड़ा इतना लिखना। ये वाली चीज कैसे आई? ये बेटा बी एवरेज, उतार लिया। उतार लिया? यस सर। बोलो ना, उतार लिया। ठीक है, अब देखो। ठीक है, अच्छा इससे मतलब मत रखना ज्यादा। ठीक है, ये
अब जैसे मैंने यहां पर करा है RT अपॉन M को क्या लिखा था, P अपॉन रो, P अपॉन रो। ऐसे ही तुम यहां देखो, यहां पर भी RT अपॉन M की जगह है, ठीक है। यहां पर तो इन्होंने बन लिया है ना, बन मोल लिया है, तो इन्होंने RT की जगह क्या कर दिया है, PV, ठीक है। तो RT अपॉन M की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, P अपॉन रो, P अपॉन, देखो अच्छा यहां पर भी क्या है, यहां पर भी है RT अपॉन M, ये RT अपॉन M, RT को इन्होंने अगर मैं 1 मोल लूंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर PV, RT को क्या लिख दिया इन्होंने, PV। तुमको इससे भी ज्यादा मतलब मन को इसे भी, ये इससे ये रूपांतरण हुआ है। तो खाली बस इतना याद रखो, जहां भी RT अपॉन M है वहां पर क्या लगाओगे, P अपॉन, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी तुमसे कहा B एवरेज के लिए हमारा क्या था, √8 RT अपॉन पाई, तो मैंने RT अपॉन M की जगह रखा तो 8P अपॉन पाई। ऐसे ही मैंने BRMS के लिए बोला, BRMS क्या होता है, 3RT अपॉन M, बस RT अपॉन M की जगह क्या लिख दिया, 3P अपॉन रो। ऐसे ही मैं किसके लिए बोलूं, BMP, BMP क्या होता है, 2RT अपॉन M, तो 2 ऐसे ही RT की जगह क्या लिख दिया, P अपॉन रो। सबसे ज्यादा वेलोसिटी इनमें किसकी होती है, RMS की। उसके बाद अब देखो बेटा, चाहे एवरेज हुआ, चाहे RMS हुआ, चाहे MP हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर। यानी कि जब जब तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा तब तक तुम्हारी RMS हुआ, चाहे MP हुआ, चाहे तुम्हारा एवरेज हुआ, सारी की सारी वेलोसिटी क्या होंगी, इंक्रीज होगी, सभी चीज इंक्रीज होंगी, ठीक है। अब देखो अच्छा अब ये देखो, जैसे अभी मैंने पीछे दिखवाया था तुम्हें, PV किसके बराबर है, 2/3 E क्या है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, ठीक है। अब देखो PV इक्वल टू, अगर मैं N बराबर बन लूं तो PV इक्वल टू क्या होता है, RT। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पर RT लिख दिया, तो क्या हो गया, 2/3, और R की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, NKV, ठीक है। अभी पीछे बताया था R की जगह पर क्या लिख सकते हैं, NKV। तो मैं देखो अगर मैं E को 3 को इधर ले जाऊं तो 3 ऊपर गया, 2 कहां गया, तो जो मेरे पास में टोटल इंटरनल एनर्जी आ गई वो आ गई 3/2 NKVT, 3/2 NKVT टोटल एनर्जी है वो मेरे पास में ये आ गई 3/2 NKVT, ठीक है। और बेटा जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर मोल। अब देखो इसमें तुमको क्या याद रखना है, इसमें तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी जो गैस है उसकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो फार्मूला होता है 3/2 NKV इंटू T। T क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर है, ठीक है। और N तुम्हें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Kv क्या है, Kv है तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये आ गया, क्या बात है, हरा चल रहा है, ठीक है, ये आ गया। तो E बराबर 3/2 Kv इंटू T, 3/2 KVT। ये किसके लिए बेटा, 3/2 KVT एक मॉलिक्यूल्स के लिए, किसके लिए, एक मॉलिक्यूल। अब देखो एक मॉलिक्यूल्स, अगर n मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है। अब एक बार बताओ सर, यहाँ काइनेटिक और इंटरनल बराबर क्यों कर दी, क्योंकि एक बात समझो, जो मेरे पास में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसके पास में पोटेंशियल तो है ही नहीं। अगर पोटेंशियल नहीं है तो जो काइनेटिक है वही टोटल है, और जो टोटल है वही क्या है, उसकी इंटरनल है। तो इसीलिए चाहे तो तुम टोटल एनर्जी बोलो तब भी 3/2 NKVT बोलोगे, या तो तुम काइनेटिक बोलो तब भी बोल सकते हो, या तो तुम इंटरनल बोलो तब भी बोल सकते हो। लेकिन अगर वो कहे मेरे पास में मैंने सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स लिया है तो यहाँ पर
कैपिटल एन की जगह क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 3/2 kBT, 3/2 kBT। ठीक है, अब देखो तुम लोग के दिमाग में सब उड़ गया, क्योंकि मैं तो इस बात से हैरान हूं, तुम्हारे दिमाग से ये उड़ सकता है तो इसमें तो मतलब ही नहीं बनता है कुछ भी है। ये थोड़ा वो खाया करो, क्या आंवला उवला खाया करो, थोड़ा दिमाग में बुद्धि में थोड़ी वृद्धि करो, ऐसे कैसे काम चलेगा। सही, मैं सही बता रहा हूँ तुमको, रियल में। तुम लोग कभी कभी ऐसा उपहास सोचोगे, जैसे मैंने कहा मेरे IITs के अंदर 6 महीने पढ़ाई होती थी सेमेस्टर में। एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, 6 महीने में 1 महीने छुट्टी होती थी, 5 महीने पढ़ाई होती। 5 महीने में 4 बार पेपर होते थे। ठीक है, तो बच्चे पूरे दिन घूमते थे, पूरे दिन खाली बस क्लास ले ली चले गए, क्लास ले ली चले गए। जब लास्ट नाइट में एक गट्ठा बन जाता था, ठीक है, अब तुम एवरेज लगाना कि तुम्हारा ब्रेन कहाँ पर डेवलप कर रहा है इस बात से। तो जब भाई सेमेस्टर एग्जाम है तो बहुत सारा पढ़ने के लिए हो जाता था, और वो कोई ऐसा थोड़ी नहीं कोई ऐरा गैरा यूनिवर्सिटी है बस ऐसे ही लो, कोई दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार की। ठीक, अच्छी यूनिवर्सिटी तो पेपर भी उसी हिसाब से वो लोग टफ सेटअप करते थे। अगर मत बोलो, पीछे बैठ जाओ अगर बोल रहा है तो नहीं। तो पेपर तो बच्चे क्या करते थे, अब पढ़ने के लिए बहुत, और कल पेपर है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जो होती थी हम लोगों के साथ में, पेपर में एक भी दिन का गैप नहीं होता था। एक पेपर आ जाए, एक कल, एक परसों, एक पल्ले रोज, एक उसके बाद खत्म, चलो ठीक, समझे ऐसा। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे, कम से कम 30-40% स्टूडेंट तो ऐसे होते थे जो कि 4-5 रात सोते ही नहीं थे, ना दिन में सोना ना रात में सोना। ठीक है, ये उनकी कैपेसिटी थी। अब उनको याद कैसे कर लेते होंगे, रात पर ना सो रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, क्लास में सो रहे हैं, कैपेसिटी थी, उन सबकी आदत थी पड़ी हुई। और आदत पड़ी हुई थी, ऐसे थोड़ी ना IIT मोड के पहुंच गए थे। दूसरी बात समझो, अब जैसे उन्होंने कहा कि 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट का टेस्ट है, अब क्या करें। अब जैसे तुम्हारी बायोलॉजी में कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है, ठीक है। अब कोई कहे कि कल को बायोलॉजी का टेस्ट है और कहीं से टीचर कुछ भी पूछ लेगा, तो रात भर में कैसे तैयार करें, पूरे दिन तो पूरे समय तो पढ़ाई नहीं करी है। तो उन्होंने क्या किया, 5 बच्चों ने 1-1 यूनिट बांट लेते थे, और वो खाना खाया, वो उसे बस एक ही काम था, वो पूरी 1 यूनिट पढ़ेगा, 1 यूनिट पूरी पढ़ ली, रात के 2 बजे आ गए कमरे में। और वो एक का बच्चा है, उसने पहली यूनिट समझाई, तो जो दूसरी ने पढ़ी थी दूसरी यूनिट, उसने दूसरी यूनिट समझाई, तीसरे ने तीसरी यूनिट पढ़ी। तो कैचिंग पावर इतनी फास्ट होती थी कि जो उसने समझा दिया वो ऐसे याद हो गया कि जाकर अगले दिन पेपर में लिखा है सब, समझे। और नंबर भी सबके टॉप के बनते थे अच्छे। तुम लोगों को यहाँ पढ़ाने के बाद ध्यान नहीं रहता, समझे, वो कहते छोटी छोटी बातें है। तो वही अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग बेटा, तुम लोग अभी एक बर्तन में हो, बर्तन में पानी होता है ना, बर्तन के पानी में से मछली को छोड़ दिया है तो वो सोचा सब कुछ हम ही है। जिस दिन तुम समुद्र में निकल गए ना, उस दिन पता चलेगा हम तो कुछ है ही नहीं, हकीकत बता रहा हूँ, सही है। और जो भी बच्चे 12th में अगर अपनी परसेंटेज पे तुम कूदो तो 12th की परसेंटेज कहीं मत कूदना, ये ध्यान रखना, सही है। क्योंकि 12th की परसेंटेज वाला मैंने ऐसे ही देखा है, 96-97% वाले बच्चे, समझे, कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे जिंदगी बर्बाद कर ली। और 70% वाले बच्चे एडमिशन लेके MBBS कर रहे हैं, कहीं और पहुंच गए। ठीक है, तो वो भी है, क्योंकि 12th की जो परसेंटेज जो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए मुझे धोखा और लगता है क्योंकि मेरी खुद थी है ना। मैंने बताया कि मेरी आज के उस जमाने में, उस समय काफी लॉन्ग टाइम था और दोनों पेपर आते थे, तो मेरी 87% थी, 86.8 थी। ठीक है, अब जब मैंने IIT तैयारी करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि मुझे तो कुछ आती नहीं है, मुझे तो फिजिक्स से कुछ नहीं आता। मुझे लगता है मैंने पढ़ा क्या था, पूरी साल तैयारी किस चीज़ की पढ़ाई करता था मैं, ये चीज़ होती है। तो वही है, पढ़ाई करो जरा ध्यान से, और जरा घर से आकर पढ़ा करा करो, वैसे ही खाली बस, है ना, खाली टाइम के पास क्यों कर रहे हो भाई, ढंग से पढ़ लो, ठीक है। और मैंने तुमसे कहा है किताब खरीद लो, सही है। और एक बात और ध्यान रखो, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मेरे पढ़ाने तुम पढ़ रही हो, ध्यान से पढ़ियो, सब कुछ पढ़ियो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ याद भी कर लियो, सिलेक्शन नहीं होगा। मैं क्या कोई भी टीचर हुआ, जब तक तुम खुद से नहीं पढ़ोगे, जब तक खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये बात ध्यान रखो। और जितने ज़्यादा हो उतना टेस्ट लगाओ, समझे, क्योंकि टेस्ट से क्या पता चलता है, हमें अपनी औकात पता चलती है, समझे। जैसे मान लो ग्रेविटेशन हुआ, ग्रेविटेशन का टेस्ट लगाए, थर्मोडायनामिक्स हुआ, अब थर्मोडायनामिक्स ने 45 क्वेश्चन लगाए।
अब 45 क्वेश्चन जो टेस्ट के वो तुम्हें लगाने में लग गए 2 घंटे, तो क्या फायदा? तो एक टाइम लिमिट माना 1 घंटे के अंदर हमें करना है, 1 घंटे के अंदर इतने करे, अच्छा अब इतने गलत हुए तो तुम्हें पता चलेगा कि अरे हम तो कहाँ लाई कर रहे हैं, है ना। और खाली अगर ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो तुम्हें लगेगा अरे हम तो सब कुछ हैं। जैसे बहुत से मैंने देखे हैं लोग जो कहते हैं कि अरे मुझे ये आता है, वो आता है, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, मुझे ये सब्जेक्ट में, और रियल में जब टेस्ट लगाने बैठते हैं तो पता चलता है कुछ हो ही नहीं रहा है हमसे, कुछ आ ही नहीं रहा है। तो टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है? इसीलिए दी गई है कि टेस्ट दो ढंग से। अब तुम्हारे साथ तो एक तो दिक्कत टेस्ट की बहुत बड़ी है बात ये है, ठीक। तो वही ढंग से करो। अब देखो फिर से मैं बात कर रहा हूँ, एक बार और बता रहा हूँ इसको। बेटा मैंने कहा मेरे पास कोई गैस चैम्बर है, उस गैस चैम्बर के अंदर प्रेशर कितना है और कितना नहीं, ठीक है। देखो एक बात और सोचो, तुम लोग एक बात समझते नहीं हो। किसी महापुरुष ने कहा था कि चाहे एक वक्त की रोटी कम खा लो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा दो, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई आदमी किसी से कंपटीशन नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर ले लो, MBBS गोल्ड मेडलिस्ट है या कुछ भी, अब उसके बराबर में चाहे उससे दुगना बड़ा हॉस्पिटल खुल जाए लेकिन मरीज तब भी उसी के पास जाएगा, समझे। लेकिन अगर तुमने कोई शॉप खोल ली है, दुकान खोल ली है, तो तुम्हारे सामने दुगनी बड़ी खोल देगा, तुम्हारी बंद उसकी चालू, है ना। तो दिमाग एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम कहीं भी नहीं ले जा सकते। पढ़ाई करो, ढंग से करो, अच्छे बन जाओ, और नहीं तो पछताओगे, बहुत लंबा पछताओगे, ठीक है। फिर वही है। चलो छोड़ो, बात कर रहे हैं हम इसकी। हाँ, जो बात बताने वाला था वो भूल गया। ऐसा था एक बार, ठीक है। मैं जितने भी इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे साथ घटित हुए वही बताता हूँ, ये ज़्यादा इधर उधर से कि हाइपोथेटिकली कोई चीज़ सोच के, क्योंकि हाइपोथेटिकली फिजिक्स है ही नहीं, और जो फिजिक्स है मैं बता देता हूँ बेटा ये झूठ बात है। जैसे मैंने तुम्हें आइडियल गैस में बताया ये सब झूठ है, ऐसा होता ही नहीं है, बस लिख दिया तो लिख दिया है। मेरा हॉस्टल था जसपर हॉस्टल IITs के अंदर, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को मिलता है, जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जाते हैं सबको जसपर हॉस्पिटल मिलता है IIT धनबाद के अंदर। तो मैं लास्ट ईयर था मेरा, तो मुझे कोई काम था 4th फ्लोर पे, तो वहाँ पर जितने बच्चे सब लिफ्ट यूज़ करते हैं, ज़्यादातर बच्चे लिफ्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, और बहुत सारी लिफ्ट में लिफ्ट खाली रहते हैं। तो मैंने लिफ्ट में एंट्री मारी, ठीक है, और फिर मैं ऊपर चला गया काम करके। जब मैं वापस आया तो 3rd फ्लोर पे एक बच्चे ने लिफ्ट खोली, मैंने देखा, जैसे ही वहाँ पर देखते हैं उन्होंने देखा, एज से पता चल जाता है कि ये हमारी सीनियर है, शक्ल से भले पता ना चले, एज से पता चल जाता है कि हमारा ये सीनियर है, ठीक है। MBBS में एज से पता नहीं चलता, ठीक, क्योंकि IITs में 2 ही चांस होते थे हमारे टाइम में, 12th के साथ या 12th के बाद। उसके बाद में तुम कभी लाइफ में IITs का एग्जाम में एंट्री नहीं मार सकते। और दूसरा 75% होता है कंपलसरी, कि अगर आपके 75% से ऊपर नंबर हैं या 75% है तभी IIT का फॉर्म भर सकते हो, और अगर आपकी 75% नहीं है तो चाहे आपकी AIR 1 रैंक आ जाए, आप IIT के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते, और भी सारी क्राइटेरिया। तो मैंने उस बच्चे को देखा, मैंने उससे कहा कौन सी ब्रांच है, ठीक है, तो वो बोला माइनिंग ब्रांच है। और माइनिंग ब्रांच जो हमारी IITs की है धनबाद की, वो अच्छी बहुत अच्छी ब्रांच मानी जाती है माइनिंग ब्रांच। मैंने लिटरली, आप लोग सोचो, मैंने सोचा कि कोई भी बंदा कहीं भी पहुंच सकता है। उस बंदे के नींद आ रही तुमको, मुंह धो के आओ, नींद आ रही हो तो, ठीक है। कोई भी बंदा, उस बच्चे को मैंने देखा, वो रिलैक्सो की चप्पल पहना था और उसकी चप्पल गड्डी हुई थी, ठीक है। IITs के अंदर कोई भी बच्चा, अगर इसका मतलब क्या है कि बंदा वो बहुत गरीबी था रियल में। बच्चे पैसे वाले जरूर हैं, नहीं पहनना है या कैसे ही पहनना है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो कोई गठी भी पहनता था। तो अब देखो उस बंदे ने अपनी लाइफ चेंज करी और लाइफ चेंज करके सही जगह पहुंचा। ऐसे और भी थे, तुम्हारे पीलीभीत के ही केस हैं। ये JMB के पास में एक गांव है, वहाँ का भी एक लड़का है जो कि पढ़ा NIT में, इस बार उसका फाइनल ईयर है, वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, और उसे NIT से बहुत लंबी फंडिंग मिली है, बहुत बड़ी फंडिंग मिली है काम करने के लिए। हाँ, अभी 2-3 दिन पहले मिलने आया था। और उसका भैया है, उसको इस बार, पिछली बार तो इस बार उसे BMS मिल रहा था, नहीं लिया, इस बार उसे मुझे लग रहा है एम्स मिल जाएगा, क्योंकि अच्छा कर रहा है वो। जैसे मैंने तुमसे कहा था, जो तुम्हारी किताब है JEE की, मैंने किताब बताई थी तुम लोगों ने इसने खरीदी तक नहीं, और वो आधी से ज़्यादा लगा चुका है, समझ में आ रही है।
तो अब ये सोच समझो तुम लोग कहाँ लाई कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें सिर्फ समझा सकता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, सिलेक्शन तुम्हें लेना है, सही है। और तुम सोचो कि मेरी क्लास लेके तुम सिलेक्शन ले जाओगे, तो भैया मेरी क्लास के तो दुनिया में कोई भी टीचर ले लो तुम, सिलेक्शन तुम्हारा तभी होगा जब तुम खुद पढ़ोगे, ठीक है। मैं सिर्फ तुम्हें डायरेक्शन दिखा सकता हूँ, थोड़ा बहुत समझा सकता हूँ, बस। क्वेश्चन अपने आप करो तो अपने आप निकालोगे, और ना निकालो कोई फायदा ना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ टेस्ट, सिंपल बात है कतई, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओ, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, नहीं ये है। कोर्स दिक्कत मत लो, कोर्स तुम्हारा उड़ गया, बस थोड़े दिन की बात हो रही है। तुम्हें ये लगेगा अभी तो 11th खत्म हुआ था, अब 12th भी खत्म हो गया, ये। चलो देखो, हमने सर इसकी बात करी थी, अभी हम लोग इसकी बात क्या कर रहे हैं। मैंने एक गैस चैम्बर लिया, उस गैस चैम्बर के अंदर मेरी क्या है, गैस है। अगर उस चैम्बर के अंदर गैस है तो गैस जो प्रेशर लगा रही होगी, गैस में जो प्रेशर लग रहा है वो क्या लिखता है, P = स्मॉल m कैपिटल M अपॉन B, साथ में BRMS का, जहां पर स्मॉल m जो होता है वो होता है गैस का जो मॉलिक्यूल्स है ना, तो एक मॉलिक्यूल्स का मास है स्मॉल m, कैपिटल M क्या है, गैस में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या क्या है, कैपिटल M, ठीक है। B क्या है नीचे, B है वॉल्यूम है किसका, गैस का, गैस का वॉल्यूम। अब मैंने क्या किया, ये पूरा तो हो गया सर जी मेरा मास, तो मास अपॉन वॉल्यूम होगी मेरी डेंसिटी, तो मैंने कर दिया 1/3 ρ V², ठीक है। ये प्रेशर आ गया। उसके बाद में अगर मुझसे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में पूछा गया तो मेरा प्रेशर आ गया 2/3 काइनेटिक एनर्जी कैपिटल N अपॉन B। अब यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी हो गई, कई तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, और जो N है वो है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और B क्या है, गैस का वॉल्यूम है, ठीक है। ये आ गई, बस ये दो बातें याद करनी थी इसमें, और कोई बात नहीं, ठीक है। एक ये याद कर लिया, क्या, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो होती है 1/2 ρ V², जहां B क्या है, BRMS, ठीक है, BRMS का स्क्वायर है, ठीक है। ये सब वही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पर यूनिट वॉल्यूम पूछा जाए तो प्रेशर का फार्मूला होता है 2/3 × E। E क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर तुमसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी दी है, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो लगाओगे 2/3 E अपॉन B, ठीक है, ये हो गया था। उसके बाद में आइडियल गैस इक्वेशन में सिर्फ तुमको इतना याद रखना है कि जो तुम्हारा Kb होता है, ठीक है, Kb का मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻34, ठीक है, जो नीचे मैंने भी बताई थी। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका फार्मूला Kb बराबर होता है R/N, या फिर मैं PV = nRT होता था, स्मॉल nRT, यहाँ पर कैपिटल N KBT। Kb क्या है तुम्हारा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। फिर ये मेरी गैसेस आ गई थी, ठीक है, जो मैंने कल भी तुमसे बात करी थी BRMS इसकी, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबल मैंने वेलोसिटी की भी बात करी थी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तुम्हारी क्या होती है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होगी वही तुम्हारी क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एक वेलोसिटी, एक बात और ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा, मान लो इसमें थोड़ा सा मैं तुम्हें और बता दूं, एक बात और देखना, मान लो मैंने तुमसे कहा मेरे पास में 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 में मेरे पास में 30 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। मान लो मेरे पास में 20 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है। मेरे पास में, ठीक है, 30 20, मैंने कहा फिर से मेरे पास में 20 ऐसे हैं जिनकी जो स्पीड है वो 35 मीटर पर सेकेंड है। कितने हो गए, 30 40 50 60 70, फिर कितने बचे, 30। लो 30 ऐसे हैं जिनकी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, नहीं अब तो हम लोग इसमें वैसे देख के नहीं बता सकते, ऐसा करो, इसे 25 कर दो, इसे 25, और ये हो गया 20, ठीक है। मान लो ये 100, वैसे 100 हुए नहीं है, मान लो 100 के करीब कुछ है। अब सोचो, अब तुमसे इसमें पूछा जाए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होगी, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 30, तो 30 की जो स्पीड है वही तुम्हारी क्या है, मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। अब तुम बोले
तुम खुद मुझे बोले कि जो BMP होती है वो सर जी BMP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी होती है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो डायरेक्टली टेम्परेचर पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ेगी। अब जरा इसमें बस थोड़ा सा ये संशय रखना कि जैसे मान लो अभी तो सर मेरा ये सब चीजें थी, जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया वेलोसिटी बढ़ी, तो ऐसे भी हो सकता है कि इसकी हो जाए 25 और इधर कहीं इनकी पहुंच गई 35, ठीक है, या इसकी पहुंच गई 45, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। अब 30 से मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 25 हो गए, ठीक है। 30 से मॉलिक्यूल्स हो गए कितने, 25, तो 25 की स्पीड में कितनी हो गई, 45, ठीक है। तो चेंज इंटरचेंज भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं। चलो वैसे ये ज्यादा इतना रहता नहीं है, खाली यही पूछ रहा है BMP है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट टी के। दूसरा ये याद रखना है कि तुम्हारे पास में जो इंटरनल एनर्जी होती है n मॉलिक्यूल्स की वो होती है 3/2 n kBT, ठीक है, 3/2 n kBT, ठीक। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अच्छा -23 होता है, 1.38 × 10 की पावर -23, ठीक है, ये होता है। चलो उसके बाद ये मैंने कहा था कल मीन फ्री पाथ क्या होता है। देखो मीन फ्री पाथ के लिए मैंने तुमसे कहा मान लो मेरे पास एक गैस चैम्बर है, उस गैस चैम्बर के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल से जो भाग रहे हैं, अगर भाग रहे हैं एक मॉलिक्यूल्स यहां से यहां गया, यहां टकराया था, यहां जाके फिर टकरा गया, यहां जाके फिर टकरा गया, यहां जाके फिर टकरा गया, यहां जाके फिर टकरा गया। तो ये जो पाथ है इसे मैंने माना λ1, λ2, λ3, λ4 ऐसे ही टकराता रहेगा, तो मैंने क्या मान लिया λn। तो मान लो अगर इसका n बार टक्कर हुआ है, तो ये जो मीन फ्री पाथ लैम्डा होता है वो होता है जितनी बार टक्कर हुआ है अपॉन उतने ही नीचे n, ठीक है। मान लो कितनी बार टकराया है, n बार टकराया है, तो कितनी बार कर दिया n। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 1/√2 n पाई d स्क्वायर। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल d क्या है, डायमीटर। कोई जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उस मॉलिक्यूल्स का डायमीटर कितना है, वो डायमीटर मतलब जानते हो, व्यास। डायमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, व्यास, ठीक है। डायमीटर का मतलब होता है व्यास। तो ये इस पर क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। अच्छा जैसे मैंने अभी तुमको बताया था ये क्या है मेरा मीन फ्री पाथ, ठीक है। ऐसे ही एक होता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, टाउ से डिनोट करेंगे, अगले आएगा। रिलैक्सेशन टाइम भी इसी में समझ लो। रिलैक्सेशन टाइम सबसे पहले देखो मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, एक कोई मॉलिक्यूल से यहाँ टकराया, यहाँ टकरा गया, टकराने के बाद बेचारा टकराया फिर चल दिया, टकराने के बाद मान लो वो ऐसे जा रहा था लेकिन यहाँ पर फिर टक्कर हो गई, ठीक है। तो जितने पाथ देखो, क्या यहाँ से यहाँ के बीच में कभी टक्कर हुई थी उसकी, नहीं, तो इतना पाथ वो कैसे चला, फ्री चला, तो इसे हम बोलेंगे मीन फ्री पाथ। और इतनी दूरी चलने में जो इसे समय लगा उसे बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, उसे हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, इसे टाउ से डिनोट करते हैं, अगले आएगा हमारा, ठीक है। इस चैप्टर में नहीं आएगा, अगले चैप्टर में कभी आएगा रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा अब वैसे इन्होंने ये रिलेशन दे दिया है, रिलेशन क्या है भाई सर जी, ये तो मेरा लैम्डा का फार्मूला था जो याद कर लेना, 1/√2 n पाई d स्क्वायर, 1/√2 n पाई d स्क्वायर। अब देखो बेटा, अगर मैं हाँ रो क्या है यहाँ पर, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, n बराबर डेंसिटी बराबर mm, n क्या थे तुम्हारे
नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट पाथ। ठीक है, स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट। देखो बेटा तुम ही तो बोले थे n क्या था, देखो n तुम क्या बोले अभी, n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सर जी कितने हैं मेरे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है मेरा? स्मॉल n अपॉन वॉल्यूम कितना है? b। तो स्मॉल n बराबर था कैपिटल N अपॉन b। बेटा डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास। अब एक मॉलिक्यूल्स का मास क्या है? स्मॉल n। स्मॉल n कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n। तो ये हो गया मास और ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, n बटे b की जगह क्या कर दिया? स्मॉल n। स्मॉल n बराबर क्या हो गया? डेंसिटी अपॉन मास। डेंसिटी अपॉन, ये मास किसका है? किसका मास है? ये एक मॉलिक्यूल्स किसका है? तो लैम्डा बराबर मैंने क्या किया, स्मॉल n की जगह पर, देखो इस स्मॉल n की जगह पर मैंने रख दिया रो और ऊपर क्या पहुंच गया? तो ये भी मेरा किसका फार्मूला हो गया? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का ये फार्मूला। ठीक है, ये तुम लोगों ने कल लिख लिया था, छुट्टी थी कल तो। ठीक है, ये सब झूठ छाओ, ये तो पता है। चलो ये क्वेश्चन करना एक, फिर मैं कुछ अगले बढ़ो। ये क्वेश्चन करो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ो, फिर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो तुमसे कहा गया है मुझे रेशियो बताओ। किसका रेशियो? मीन फ्री पाथ का। मेरे पास कितनी गैसें हैं? 2 गैसें। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेंसिटी पर सेंटीमीटर क्यूब, बेटा नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेंसिटी पर सेंटीमीटर क्यूब क्या वैल्यू दी है? n1 अपॉन n2 कितना है? और डायमीटर का रेशियो यानी कि d1 अपॉन कितना दिया है? अब बस अब दिक्कत ही क्या है भाई, लैम्डा बराबर क्या होता था? 1/√2n पाई d स्क्वायर, यही तो होता था। तो √2 भी कांस्टेंट है और पाई भी क्या है? कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट होती है उसको हम खत्म करोगे √2 को भी पाई को भी, तो क्या होगा? n1 d1 स्क्वायर। यहाँ क्या होगा? n2, तो देखो n2 d2 स्क्वायर, n1 ये हो गया। अब तुम बस ये वैल्यू निकाल लो भाई, n2 बटे n1 क्या है? 3/5। ये बात समझ आ गई? n2 बटे n1 क्या है बेटा? 3/5। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा? d2 बटे d1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो d2 बटे d1 का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? 5/4 का होल स्क्वायर। यहां आ गया 3 15/16। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 15/16। ठीक है, 5 से 5 काट दो, ऊपर 5 बचा, 5 3 15 और 4 का स्क्वायर, 4 4 16। ठीक है, तो 15/16 डिवाइडेड रेशियो हो गया।
पढ़ते हैं मुरलीधर? पढ़ाई करते हैं? कितने घंटे पढ़ते हैं? मैं पढ़ता हूँ 10 से 12। एक काम किया करो बस कर, तुम देखो 10 से 12 अगर पढ़ लो तो कोई किताब उठाओ और उसमें चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? थ्योरी बहुत पढ़ लो, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन वाली थ्योरी एक साल पढ़ जाती है। सर बुक्स कौन सी ली जाए, दिशा की या ओस वाली? सबसे पहले ये देखो लेवल हमारा क्या है। अगर लेवल अच्छा है तो दिशा की ले लो, जेडी वाली दाम मुझे अच्छी किताब लगी, वो इसलिए बता दूंगा बच्चों को। सर उसमें थोड़ा शुरू वाले का चेन भी है, उसमें चेन भी है, लेकिन उसमें लेवल अच्छा है, ऐसा नहीं है लेवल घटिया लेवल पे रखा है। एक हर एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा। पीवाईक्यू भी होगा, सब पीवाईक्यू, नीट के भी होंगे उसमें? नहीं खाली जेई के होंगे उसके। अब नीट के पेपर आता कहाँ है? अरे सही बात है। 2 साल देख लो नीट के पेपर है ही। तो अगर तुम ऊंचे लेवल की तैयारी करोगे तो नीचे लेवल वाला अपने आप क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ है। लेकिन तैयारी उस हिसाब से रखो। केमिस्ट्री की और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं इस साल जो कि पढ़ते हैं मेरे से, उनकी नंबर ही 700 करीब आते हैं। बहुत हार्ड पेपर वाला हो तब कोई नंबर ही कम नहीं हो पा रहा है, सारे चीज़ें तो हमको भी दे ही नहीं। हाँ ये कोई और मतलब हलवा एक्चुअली हलवा पेपर बनाता नहीं हो, हलवा बना तो एक पेपर है मैंने सही बना दिया, नीट के लिए 720 मार दिए, याद है बता दिया। चलो बेटा ये वाला कर लेना, जल्दी निकाल दो। क्या पूछा? डायमीटर। क्या पूछा है बच्चों? देखो एन भी दिया है, लैम्डा भी दिया है, तुमसे क्या पूछा है? डायमीटर। ये तो हलवा क्वेश्चन है बेटा। देखो लैम्डा बराबर 1/2 n पाई, तो डी स्क्वायर पूछा है तुमसे, तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एन पाई 1/√2, ठीक है? लैम्डा की वैल्यू दे रखी है क्या? हाँ 10 की पावर -2। एन की वैल्यू बेटा 3 × 10⁸ और पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14। ये वैल्यू आएगी डी स्क्वायर, ठीक है? जो भी वैल्यू आएगी फिर उसका क्या करोगे? अंडर रूट करने के बाद में किसका मान आएगा? डी का। सही है? अब देखो तुम लोग बेटा थोड़ी देर देख लो, देख लो। अब सर अगर हम लोग इसकी कैलकुलेशन देखें तो इसकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है, ठीक है? और हमारे पास में 4 ऑप्शन है। हमें क्या मतलब, हमें तो 4 में से एक टिक करना है ना किसी प्रकार से, और हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग इस कैलकुलेशन को कैसे सरल बनाएं, कैसे सरल। अब तुम देखना बेटा, अब तुम खुद देखो। सबसे पहले पावर को खत्म कर दिया, प्लस का 6 बचा, प्लस का 6, ठीक है सर। अब देखो 3 की इससे करेंगे तो 3 तियां 9.34 आ रहा है, इसकी इससे करेंगे 9.34, यही तो आ रहा है। अब देखो 9.34 और साथ में अंडर रूट होता है बेटा 1.414, ठीक है? इतना सही है? ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? 9.42 अच्छा 9.42 आएगा, 9.42, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम क्या करो, देखो बेटा अब तुम करेक्ट कैलकुलेशन पे मत जाना, इसे मानना 10 और इसे मान लेना 1.5, ठीक है? और 10 की जब 1.5 से करोगे तो नीचे क्या आएगा? 15। नीचे क्या आएगा? ये ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर -6, नीचे कितना रह गया? हालांकि मान 15 से क्या होना चाहिए? कम। इतना जरूर 3 लगा देना। क्यों? इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 15 से वैल्यू क्या आएगी बेटा? कम आएगी, ठीक है? अब तुम क्या करो सर जी, अब मैं क्या करूं? तो ऊपर तुम क्या करो, देखो ऊपर क्या करो, अगर मैं 10 से गुणा करूं तो 10 से भाग भी करूंगा, तो यहां पर लिख दूंगा 10 की घात -7 और नीचे कितना आ गया?
3 से काटो, 5 से काटो, 5 दूनी 5 तिया, 3 से जब काटोगे तो 0.66 गुणा 10 की घात -7 हो गया। अब तुम फाइनल आंसर देखो बेटा, अगर नीचे कम होगा, नीचे क्या होगा कम, तो ऊपर वैल्यू क्या मिलेगी ज्यादा, तो यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो 0.66 से क्या होगा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। और 4 ऑप्शनों में जो ज्यादा दिखे उस पे हमको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। अब तुम ये मत सोचना सर कि मेरे पास 4 ऑप्शन होंगे बिल्कुल ढिंग ढिंग आंसर होंगे, पास पास आंसर नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर जब भी बनाया जाता है तो इस हिसाब से पेपर बनाया जाता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 1 मिनट में सॉल्व हो जाए किसी प्रकार से, ठीक है। तो ये इसे उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी थर्मोडायनामिक्स खत्म नहीं है, थर्मोडायनामिक्स भी खत्म है, केटीजी भी खत्म है, दोनों में खत्म है। अरे हाँ, अभी ये खत्म कहाँ हुआ है, ये तो किसकी वैल्यू आई है, डी स्क्वायर की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है बेटा, डी स्क्वायर की वैल्यू 6 गुणा 10 की घात -7, ठीक है, 6 गुणा 10 की घात माइनस क्या हो गया, अच्छा ये हो गया 6 गुणा, अब देखो बेटा d बराबर, सर अगर मुझे घात माइनस में है, इवन ऑड में है तो उसे इवन में करना पड़ेगा, अगर मैं इसे इवन में करता भी हूं तो 6.6 गुणा 10 की घात -8, सही है, -8 का मतलब है 10 की घात माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पर क्या है, अब बताओ 2 दूनी 3 तिया, और यहाँ पर कितना है 6 है, तो लगभग जो मेरा आंसर होगा वो 2 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है, 2 पॉइंट, ये समझ आ रहा है, खुद देखो बेटा 6.6 है, अब करेक्ट तो निकालने बैठोगे नहीं, तो क्या करोगे, 2 दूनी 4 से क्या है ज्यादा, 3 तिया 3 से क्या है कम, यानी कि जो आंसर होगा वो 2 और 3 के कहाँ है मेरा बीच में, बस ये आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अब मैं तुमसे कहता हूँ लड़कियों, तुम सब डॉक्टर बनियो तो सब बोवाली बनियो, स्त्री रोग विशेषज्ञ, हाँ जो भी बोलते हैं उसे मैं भूल जाता हूँ नाम, पता नहीं क्या बोलते हैं उसका, सही, बहुत पैसा ले लो, अंधो पैसा, अंधो पैसा, क्योंकि रीजन है ना उसका, मैंने बताया तुमको, क्योंकि कोई भी गायनो वाला जो होगा वो जेम चैप्टर नहीं जाएगा नहीं, लेडीज किसके पास जाएगी, लेडीज के पास, पहला फायदा, और 50% कौन है, लेडीज, अरे भारत देश के अंदर क्या दुनिया के अंदर 50% लेडीज हैं, तो 50% तो कौन लड़की सवाल नहीं है, ठीक है, तो ये भी फायदा है। बता लिया, चलो
तुमसे फार्मूला याद करने के लिए बोला था, ठीक है? मैं तुमसे कहा था तुम लोग क्या याद करके आओगे, फार्मूला याद करके आओगे, ठीक है? मैं कुछ चीज़ें जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले इधर वाली पूरी रो, ठीक है? आपका 4-5 क्वेश्चन तक आपका चांस है। मुझे बताओ बेटा, पॉली एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? पॉली एटॉमिक केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। कोई और बताए? 6 कितनी होती है? 6 होती है, बस वही तो याद रखने के लिए मैंने तुमसे बोला था। 35-56, ये मोनो, ये डाया, ये ट्राया, लेकिन लीनियर। अब लीनियर कौन कौन होता है? CO2 और कौन सा? C2H2। ये सब क्या है तुम्हारे? इसमें क्या आता है? ट्राया और पॉली, ठीक है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होती है। फिर बताओ आप लोग, मेरे पास CV का मान, CV है, CV की वैल्यू तुम्हें बतानी है। CV का फार्मूला बताना है डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में। बोलो। FR/2, ठीक है? देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट तुमको बता रहा हूँ, बिना बोले इधर सुनते रहना, ठीक है? बोलना मत कोई एक दूसरे से, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तुम्हें थर्मोडायनामिक्स के, थोड़ा रिकॉल करना, ठीक? अब बोलना नहीं है, ठीक है? हाँ। देखो सबसे पहले मैंने टेम्परेचर से शुरुआत करी थी, और टेम्परेचर से जब मैंने शुरुआत करी थी, मैंने इसमें कहा था तुमसे जो पूछेगा वो फॉल्टी थर्मोमीटर पूछेगा। कौन सा पूछेगा? फॉल्टी। वैसे तुम्हें मैंने एक फार्मूला बताया था, C/100, या ऐसे तो याद रहेगा ही, K-273/100 बराबर F-32/100। और जब चेंज इन टेम्परेचर की बात आई थी, ठीक है, 5/9 डेल्टा, ये बात बताई थी। और मैंने जब फॉल्टी थर्मोमीटर की बात आई थी, फॉल्टी थर्मोमीटर मैंने जो कहा था, जो क्वेश्चन पूछेगा इससे नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बच्चों वाला खेल है, ये बोर्ड में आता है, ठीक है? और जो चीज़ बोर्ड में रहती है वो चीज़ नहीं पूछी जाती है, तो इससे नहीं पूछेगा। लेकिन पता ये भी होना चाहिए, सही है? फॉल्टी में क्या पूछेगा कि मेरे पास में एक थर्मोमीटर है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है, ठीक है? तो जो भी मेरे पास थर्मोमीटर है, मान लो X थर्मोमीटर है, X माइनस आइस पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ठीक है? आइस पॉइंट। और इधर अगर उसने कहा इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है वो, तो ये लगाओगे। और अगर कहेगा फ़ारेनहाइट में करना है तो ये लगाओगे, ठीक है? अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? जैसे मैंने तुमसे कहा, मेरे पास में एक थर्मोमीटर है, मुझे पता नहीं कैसा थर्मोमीटर है, मान लो X थर्मोमीटर है, इसका उसने कहा जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट उसने कोई लेंथ दे दी, तो वो यहाँ लगाओगे। फ्रीजिंग मतलब आइस पॉइंट, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट कोई लेंथ दे देगा, वो यहाँ लगाओगे। और तुमसे कहेगा, मान लो अब मैंने इसे एक कोई भी लिक्विड में डाल दिया, अब उसकी लेंथ इतनी आ गई, ठीक है? तो वो लेंथ कहाँ लगाओगे? यहाँ पर। अब तुमसे कहेगा बताओ उस जो बॉडी है जहाँ पर मैंने इसको डाला था उसका टेम्परेचर कितना होगा डिग्री सेंटीग्रेड में, तो तुम इन दोनों को बराबर करोगे। और अगर इसका फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो इन दोनों को बराबर मुझको करना पड़ेगा, ठीक है? दूसरी चीज देखो, क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा जरा सोच लो। अब तुमसे क्वेश्चन वो ऐसे पूछेगा कि मान लो उसने क्वेश्चन पूछा कि मान लो मेरे पास में कोई भी एक, देखो एक बात तुमको पता है, लोहा हुआ, कोई जितने भी मेटल्स हैं, चाहे मरकरी हो गई, सब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होते हैं? लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है? तो तुम पहले वो पारा वाला थर्मोमीटर था, मुंह में रखते थे, डॉक्टर देख के बता इतना टेम्परेचर है तुम्हारा, वो किसका होता था? फ़ारेनहाइट। अब तुम सोचना, जैसे मान लो मेरे पास में कोई एक बॉडी है, मेरे पास में ये बॉडी है, मैंने इस बॉडी को फ्रीजिंग पॉइंट पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया, तो इसमें कुछ लेंथ आ गई, कुछ क्या आ गई? लेंथ। फिर मैंने 100 पर किया तो कुछ लेंथ आ गई,
सही है। अब मैंने इसे उठा के कहाँ डाल दिया, कोई पानी में, ठीक है। अब कुछ लेंथ आ गई, अब तुमसे पूछेगा बताओ उस पानी का टेम्परेचर कितना था, तो वो भी इसी प्रकार से होता है, ठीक है। वो लेंथ की जगह पर हम लोग ऐसे रखते हैं, ठीक। या फिर तुम देखो मैंने अभी यही तो बताया था बेटा, C/100 जो भी लेंथ आई थी आइस इंटू बॉइलिंग माइनस, तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है तो बेटा 100 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। आइस गुणा 100 ये हो जाएगा, ठीक है। इन सब की मैंने बात करी थी, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने कैलोरीमेट्री की बात करी थी, ठीक है। कैलोरीमेट्री में मैंने कहा था बेटा हीट का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, ठीक है। अगर मैंने कहा था कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल, हीट गेन बराबर हीट लॉस तभी लगेगा जब लिक्विड क्या हो, सेम का मतलब दोनों लिक्विड में कंडीशन हो, ये नहीं कि सॉलिड में उठा के लिक्विड डाल दिया तब नहीं होगा, ठीक है। फिर मैंने किसकी बात करी थी, मैंने कहा था अगर सॉलिड को उठा के लिक्विड में तुम डाल दोगे, आइस को उठा के अगर तुम पानी में डाल दोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें पहले तो ml लगेगा कहाँ पर, जब फेस चेंज होगा, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या लगेगा, mH/T। मैंने L के लिए बताया था 80 होता है, 80 क्या कैलोरी, 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम L की वैल्यू, ठीक है। और उसके वेपर के लिए बताई थी 540। ऐसे ही मैंने S की वैल्यू बात करी थी स्पेसिफिक हीट की, तो S की वैल्यू मैंने पानी के लिए बताई थी 1, पानी के लिए क्या बताई थी 1, और आइस के लिए कितनी बताई थी 1/2, और वेपर के लिए बताई थी 1/2, ठीक है। बताओ बेटा L की वैल्यू क्या होती है, L क्या है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट की वैल्यू क्या होती है, नहीं पता, कहाँ देख रहे हो, दिमाग कहाँ, ये बताओ बेटा, जहाँ दिमाग है ना वहां से क्लास में ले आओ। तुम लोग वही तो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, सही है। मैं कहता हूँ ये वाला टाइम तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को अभी तो मुझे गाली दोगे तुम, नहीं सही बता रहा हूँ, मैंने खुद दी थी टीचर के लिए, ठीक है। हाँ जब मैं 12th में था तो मैं टीचर कहते थे बेटा पढ़ लो, ठीक है। वो मेरे इंग्लिश वाले टीचर थे, वो मुझसे कहते इंग्लिश पढ़ ले, बहुत पछताएगा। हम क्या कहते, अरे क्या होगा इंग्लिश पढ़ के, मैं इंग्लिश क्यों आता रहा हूँ, और सब्जेक्ट तो मैं पढ़ता ही था, अरे क्या होगा इंग्लिश पढ़ के। मैंने कहा अपन को क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में नंबर अच्छे आ जाए, इंग्लिश से क्या मतलब है। जब IIT में पहुंचे तो औकात पता चल गई, और फिर ग्रामर की किताबें खरीदी, फिर ग्रामर पढ़ना स्टार्ट किया वहाँ पर जाके, सही है। तो वही, हाँ सही मायने, और सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ता था, सिर्फ मैं नहीं, तुम ये मत सोचो कि मैं यूपी बोर्ड से था इसलिए मैं पढ़ता था ना, CBSE बोर्ड वालों को तो मुझसे भी खराब ग्रामर थी, और ये हकीकत है। तुम लोगों को ये बात लगती होगी, CBSE बोर्ड की ग्रामर जो होती है, ग्रामर को मतलब समझ रहे हो, जो तुम पढ़ते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उनकी और बुरी होती है। वो इंग्लिश बोलते हैं, कभी तुम ध्यान से सुनना, आधी से ज्यादा गलत होगी, पता नहीं कहीं का ए जा रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं की ING कहीं जग रही है, कहीं थर्ड फॉर्म कहीं लग रही है, तो वो चीजें हैं। हाँ बस दूसरे बंदे को समझ में आता है इतना बोल लेते हैं, और थोड़ा और लिख बोल लेते हैं, तो इसलिए सही है पढ़ लो, नहीं तो 4 साल बाद कहोगे यार सर जी ने कही थी पढ़ लेते, तो आज सही होते। वे मतलब मैं घर वाले सवेरे सवेरे कसी भवन दे लेगा, ठीक है। ये तो मैंने इसकी बात कर ली, ठीक है। मैंने कहा था अगर हम लोग मिला रहे हैं इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि हीट का कितना, हीट की मिक्सर टेम्परेचर मेरा कितना हो जाएगा, इन सब की मैंने बात करी थी। मिक्सर टेम्परेचर के बाद में फिर मैंने, देखो बेटा मैंने किस किस की बात करी थी, कैपिटल S हीट कैपेसिटी, स्मॉल s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैपिटल C मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट पर, इन सब की भी बात करी थी। उसके बाद में बेटा मैंने मेयर का फार्मूला की बात करी थी, जो मेरा होता है Cp माइनस Cv बराबर R। मैंने ये भी बात करी थी बेटा Cv बराबर होता है R बटे गामा माइनस 1, और Cp बराबर होता है गामा R अपॉन गामा माइनस 1। मैंने ये भी कहा था बेटा गामा बराबर होता है 1 + 2 अपॉन f, और मैंने जब ये वैल्यू यहाँ रखी थी तो Cv की वैल्यू मेरी आई थी FR/2, ठीक है।
ये सब बात। मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करी थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो तुम अभी बोले सर जी 35-56, ठीक है, मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करी थी। फिर मैंने बहुत सारे लॉज की बात करी थी। लॉज में आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। जैसे मैंने सबसे पहले मान लो आइसोबैरिक की बात करो, आइसोबैरिक में मेरा क्या कांस्टेंट रहता था, प्रेशर कांस्टेंट रहता था। और थर्मोडायनामिक्स लॉ में मैंने एक लॉ बताया था डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने कहा था अगर मैं यहाँ डेल्टा क्यू, यहाँ डेल्टा यू और यहाँ ले लिया डेल्टा डब्ल्यू, तो यहाँ पर ये होता था मेरा पी डेल्टा बी, पीवी को मैं लिख सकता था एन आर डेल्टा डी। और इसके लिए मैंने कहा था हमेशा ये बात याद रखना एन सी बी डेल्टा डी। और ज्यादा करना बेटा, ज्यादा करना तो सीवी की जगह रख सकते हो आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा क्यू क्या होता है, इन दोनों का एडिशन। जब मैंने इन दोनों का एडिशन करवाया था तुम्हें, ठीक है, या इन दोनों का एडिशन करवाया था, ठीक है, एन आर डेल्टा, दोनों में एन डेल्टा टी कॉमन लेके तो मैं लिखवाया था एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। अब अगर इसके ग्राफ की बात भी आएगी, ग्राफ की बात आएगी, देखो पीवी बराबर एन आर टी होता है। अगर मैं ये टी कांस्टेंट है तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि V1 बटे V2 बराबर T1 बटे T2, ये होता था। ये सारी चीजें रहती थी। इसके बाद आइसोबैरिक में ना तो डेल्टा Q0 था, ना डेल्टा U0 था, ना डेल्टा W, और जितने प्रोसेस हैं उसमें कुछ ना कुछ जीरो था, ठीक है। इसको छोड़ के जैसे मैंने आइसोबैरिक के बाद में क्या बोल दिया, मान लो आइसोकोरिक में बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट। अब जैसे ही वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया वैसे ही बर्डन जीरो हो गया। बर्डन क्या हो गया, जीरो। इससे पहले मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, मेरे पास में मान लो मेरे पास में एक कोई चीज है, ठीक है, उसे मैं अगर हीट दूं तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, हीट दोगे तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, हीट निकालूंगा तो नेगेटिव, और ना हीट दी जा सकती है ना ली जा सकती है तो जीरो, वही कहलाता है आइसोथर्मल, वो आइडियाबैटिक प्रोसेस, ये कहलाता है। अब मेरे पास में कोई चीज है, उसका ना वॉल्यूम बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो कौन सा प्रोसेस, आइसोकोरिक, तो क्या जीरो, वर्क डन जीरो, क्या जीरो, अगर बेटा वर्क डन जीरो हो गया तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो गया, अगर डेल्टा यू, और डेल्टा यू का फार्मूला तो सर मैं सिर्फ ये जानता हूँ, ठीक है, और वही सब जो आपने ऊपर लिखा मैं उसको ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और यही किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। अब बताओ मेरे पास में कोई चीज है ना, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है ना घट रहा है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो क्या जीरो, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन, अगर इंटरनल एनर्जी जीरो, और अगर मैं हीट बढ़ेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉजिटिव, टेम्परेचर घटेगा तो नेगेटिव होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। ये भी मैंने शुरू में ही लिखवाया था उन्हें पूरा, ठीक है, तो वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। आइसोकोरिक के बाद में मैंने क्या बोल दिया, आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट था बेटा, टेम्परेचर। अब देखो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी क्या है मेरा, कांस्टेंट, इसी लिख सकता हूँ P1 V1 बराबर P2, या फिर P1 बटे P2 बराबर B2 बटे B1 बटे B1। अब सर ये आइसोथर्मल का मतलब क्या है, ये क्या हो गया, जीरो। अब ये जीरो तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो गया, डेल्टा W के बराबर। अब इसमें वर्क डन के चार फार्मूला थे, बटन के कितने फार्मूला थे, चार। अब कौन से थे, सबसे पहले एनआरटी P1 अपॉन P2, दूसरा था एनआरटी B2 बटे B1, अगला हो गया 2.303 एनआरटी log 10 P1 बटे, ऐसे ही हो जाता 2.303 एनआरटी log B2 बटे B1। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसमें एक और अगर ऐड कर दूं, मान लो एग्जाम में ऐड कर दिया, वो डेल्टा देखो एनआरटी की जगह वो तो पी भी लिखेगा, कोई दिक्कत है क्या, वो तो ये भी लिखेगा, तो यही तो फार्मूला हो गया, नहीं समझे बेटा। मैंने तो सर तुम्हें ये लिखवाए हैं, चार लिखवाए हैं,
ठीक है। अब एग्जामिनर ने तुमसे एनआरटी की जगह पीबी डाल दिया तो तुम कहोगे सर ये पीबी लिखवाए नहीं, हटाओ खत्म करो, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ना एनआरटी की जगह क्या हो सकता है, पीबी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी फार्मूला बन सकता है पीवी एलन P1 बटे P2, पीवी एलन पीवी एलन। अच्छा ये नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी का क्या हो रहा है बेटा, वेरिएशन, ठीक है। यहाँ पर बी का वेरिएशन, अच्छा यहाँ पर बी का वेरिएशन हो रहा है ना, तो हाँ वो भी हो सकता है। फिर एनआरटी बी किसी एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है, तो वो उस कंडीशन में भी कर देगा। उसके बाद मेरा कौन सा था बेटा, आइडियाबैटिक प्रोसेस था। आइडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है, ना तो हीट दूंगा ना ही हीट लूंगा, जैसे तुम्हारी मिल्टन की बोतल, ठीक है, और ना हीट दूंगा ना हीट लूंगा, तो डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू जीरो हम लोग जानते हैं, अगर ये जीरो तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। तो अगर मैं डेल्टा डब्ल्यू को लिखूंगा तो माइनस डेल्टा, सर डेल्टा यू का फार्मूला तो मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ, डेल्टा टी। अगर मैं इसे लिखूंगा तो इसे लिखूंगा आर बटे गामा माइनस 1 इंटू टी। सर मैं एनआर डेल्टा, ये भी सही है, ठीक है। अगर मैं एनआर डेल्टा टी की जगह लिखाऊं तो मैं लिख सकता हूँ पी डेल्टा बी बटे गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये उसके बाद में क्या होता था, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या जीरो था, डेल्टा यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है उसके अंदर, जीरो होती है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस, और साइक्लिक प्रोसेस कैसा होगा, अगर एक तरफ P है और एक तरफ B है, कोई चीज ऐसे गई, ऐसे गई, साइक्लिक प्रोसेस है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब बताओ वर्क डन इसमें पॉजिटिव होगा नेगेटिव, क्यों? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसा चल रहा है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होता तो नेगेटिव लिख देंगे, ठीक है। और वर्क डन कितना होगा, जितना इसके अंदर एरिया है, जितना इसके अंदर एरिया है वही हमारा क्या कहलाएगा, इसका वर्क डन कहलाएगा, सही है। yes. ये सारे प्रोसेस हैं, ये सारे प्रोसेस भी तुमको याद होने चाहिए, ठीक है। इससे पहले बताए थे वो भी सारी चीजें याद हो। अब एक चीज और समझो सर जी, ऐसा है मैंने तुम्हें बताया था कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन में जो मास है वो इधर उधर नहीं जाएगा, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होंगे। कन्वेक्शन में मास इधर उधर जाएगा, और रेडिएशन में बीच के मीडियम को गर्म नहीं करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो। अब मैंने जब उसकी ऊपर तो बात होगी, मैं रेडिएशन की बात कर रहा हूँ। रेडिएशन में तो फिर से याद रखना क्या हो बेटा, सीरीज। क्या हो, तो सीरीज में होंगे तो क्या सेम रहेगा, H बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन dt का फार्मूला k डेल्टा टी अपॉन। और अगर ये सीरीज में है तो ऐसे हैं, ठीक है। सीरीज में होंगे, देखो बेटा अगर ये मैंने K1 माना, एरिया A1 माना, टेम्परेचर तो उससे ही हम लोग कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, तो इसमें थर्मल रेजिस्टेंस का L अपॉन K, L अपॉन। और अगर सीरीज में होते हैं तो जो R इक्विवेलेंट होता है वो मेरा R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे जोड़ते चले जाओ। इसी टाइप से मेरा क्या था, K इक्विवेलेंट क्या था, L1 प्लस L2 डॉट 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 बटे L1 बटे K1 प्लस L2 बटे, ऐसे जोड़ते चले जाओ, ठीक है। यही सब मेरी चीज थी, ठीक है। ये पूछेगा अगर ये लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, कैसा कॉम्बिनेशन होगा बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसे पैरेलल होता है ऊपर, अरे इधर टेम्परेचर T1 और इधर टेम्परेचर T2, ठीक है। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए टोटल हीट क्या होती, H1 प्लस H2 प्लस H3 ऐसे होती, और R क्या होता, 1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 ऐसे होता। और K इक्विवेलेंट का फार्मूला बोलो, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन, ठीक है। ये सब, तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारे फार्मूलाज, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले ये सारी चीजें, ये सारे फार्मूलाज आपको ऐसे याद हों अच्छी तरीके से, ठीक। पहले फार्मूलाज याद करो, ठीक, फार्मूलाज याद करो, उसके बाद में क्वेश्चन को लगाओ। क्योंकि अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा अस्त्र चलाएंगे, तो तुम पता नहीं कौन सा चलाते रहोगे, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, अच्छा खड़े हो, पता पढ़े लो। मान लो अब तुम डॉक्टर हो, MBBS, तुम्हारे पास एक मरीज आया है, अरे अगर मानोगे नहीं तो बनोगे कैसे, अरे
बिल्कुल नहीं, इतनी भी पॉजिटिविटी नहीं रखते। अब तुम्हारे पास मान लो मैं आया, मैंने कहा साहब मैं बीमार हूँ, तुम मुझे दवाई कैसे दोगे? सबसे पहले तुम क्या करोगे? सबसे पहले ये पूछोगे तुम्हें बीमारी क्या हो रहा है, तो मैं अपने लक्षण बताऊंगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है? यस। लक्षण पता चल गए। फिर तुम क्या करोगे? फार्मूला लगाओ, अच्छा इसको पेट में दर्द हो रहा है, इसका मतलब उसे ये दवाई देनी चाहिए, इसे ये बीमारी हो सकती। फिर तुम दवाई दोगे, अब दवाई दोगे फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, रिजल्ट आ गया। अब पता चली मेरे पेट में है दर्द और तुमने दवाई दे दी सर के दर्द की, तो क्या होगा? बोलो, रिजल्ट गड़बड़ आएगा नहीं आएगा? अरे मैं ठीक थोड़ी ना हो पाऊंगा, आ रहा है समझ में? अब कतई सेम सिचुएशन क्वेश्चन की है बेटा, सेम सिचुएशन क्वेश्चन की। मैंने क्वेश्चन तुम्हें दिया है, सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन तुमसे पूछ दे क्या रखा है उसमें, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पेट में दर्द है, ऐसे क्वेश्चन सारा देखो मैंने ये चीज़ तुमको दे रखी है। अब तुम्हें सही फार्मूला लगाना है, गलत लगा दिया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? सही फार्मूला लगा दो तो आंसर सही आ जाएगा, और सही नहीं लगाया तो फिर गलत हो जाएगा। सही है? हाँ, इसलिए फार्मूला याद करो और पढ़ो।